हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज हम बिज़नेस लॉ का जो है हायर परचेज़ का जो चैप्टर कर रहे थे उसका नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। अलग अलग सेक्शंस के अंडर क्या रूल्स रेगुलेशन हायर परचेज़ के बारे में दी गई हैं, उस टर्मिनोलॉजी उसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट है आपकी पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 8 में लिखा हो गया है कि कब माना जाएगा कि प्रॉपर्टी है जो पास हो गई है। तो क्वेश्चन अराइज क्या होता है, व्हेन द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर विच इज़ कॉल्ड पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। जब ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है तो उसको मानते हैं पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। सब्जेक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू विच ए हायर परचेज एग्रीमेंट रिलेट शैल पास टू द हायरर ओनली ऑन द कंप्लीशन ऑफ द परचेज। जब कंप्लीट हो जाएगी प्रॉपरली तब पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी है जो वो की जाएगी। सेकेंड है राइट ऑफ हायरर टू परचेज एट एनी टाइम विद रिबेट। तो जो हायरर है उसके पास ये ऑप्शन है, राइट है कि वो कभी भी एनी टाइम ड्यूरिंग द जो उसका हायर परचेज एग्रीमेंट चल रहा है, जब वो उसको हायर के तौर पे यूज़ कर रहा था गुड्स को, आफ्टर नोटिस गिवन 14 दिन का कम से कम उसको नोटिस देना है इंटेंशन का कि मैं इस चीज़ को परचेज़ करना चाहता हूँ। तो वो अगर अपनी इंटेंशन दिखा देता है तो वो रिबेट भी उस पर है जो अगर रखी है सेलर ने कुछ, उसको हासिल करके जो है उसको अपनी परचेज़ कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू हायरर टू टर्मिनेट एग्रीमेंट एनी टाइम। जो हायरर है उसके पास राइट है कि कभी भी वो फाइनल पेमेंट से पहले जो राइट है जो हमारा एग्रीमेंट है उसको टर्मिनेट कर सकता है। एंड आफ्टर गिविंग द नोटिस 14 डेज़ पहले उसने नोटिस इन राइटिंग देना है कि उसका इंटेंशन कि मैं जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता या कंप्लीट नहीं करना चाहता। नेक्स्ट है राइट टू हायरर टू अप्रोप्रिएट पेमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 और मोर एग्रीमेंट्स। सेक्शन 11 के अंडर दिया है कि जो हायरर है उसके पास राइट है कि वो अगर मान लो 2 या 3 एग्रीमेंट्स है हायर परचेज़ के उसके हो रखे हैं सेलर के साथ, तो उसकी जब वो पेमेंट करता है तो वो उस पेमेंट को किसी भी तरह एग्रीमेंट में एडजस्ट कर सकता है और प्रोपोर्शनेटली डिवाइड है जो कर सकता है। असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ हायर्स राइट और इंटरेस्ट अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट। अगर जो हायरर है वो क्या करे, अपना राइट है जो किसी को ट्रांसफ़र करना चाहे या असाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। द हायरर में असाइन हिज राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ द ऑनर। पर है किसकी कंसेंट के साथ, ऑनर की कंसेंट के साथ। और इफ़ हिज कंसेंट इज़ अनरीजनेबली विदहेल्ड विदाउट हिज कंसेंट। अगर वो कंसेंट मांगता है पर लेकिन अनरीजनेबली वो कंसेंट नहीं देता सेलर, तो जो है वो कोर्ट में केस करके उसकी जो है कंसेंट लेके असाइनमेंट है जो वो करवा सकता है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन ऑफ हायरर इन रिस्पेक्ट ऑफ केयर टू बी टेकन ऑफ गुड्स। सेक्शन 14 के अंडर के जो अब आगे ऑब्लिगेशंस क्या हैं, ये पहले हमने राइट्स डिस्कस किए हैं हायरर के, अब कर रहे हैं ऑब्लिगेशंस। जो हायरर है उसने जो गुड्स हैं उसकी टेक केयर करनी है। गुड्स जो उसको यूज़ कर रहा है हायर परचेज सिस्टम पे, वो उन गुड्स को जो है निगलेक्ट नहीं करना, उसकी प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबली केयर करनी है। अगर वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल केयर करता है उन चीज़ों की तो वो हेल्थ लायबल नहीं होगा अगर कल को उन गुड्स को कोई डिस्ट्रक्शन या डिटेरियोरेशन हो जाती है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन ऑफ हायर इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज़ ऑफ गुड्स। जो गुड्स है हायर परचेज एग्रीमेंट में विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट, उस तरह से यूज़ नहीं कर सकता। इट मीन्स उसकी ऑब्लिगेशन है कि जो रूल्स रेगुलेशन कंडीशंस बताई गई थी उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को यूज़ करे। अगर उन तरीक़ों से यूज़ नहीं करता, उन कंडीशंस से यूज़ नहीं करता, तो उसको कंपनसेशन डैमेज है जो पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन ऑफ द हायरर टू गिव इंफॉर्मेशन एज टू वेयर अबाउट ऑफ द गुड्स। क्या कहता है कि हायर परचेज एग्रीमेंट में हायरर है जो उसकी अंडर ड्यूटी है कि गुड्स हैं जो अपने पोजेशन और कंट्रोल में रखे, और अगर जो सेलर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है राइटिंग में कि गुड्स हैं जो वो इस टाइम कहाँ पे हैं, तो उसको ओनर को राइटिंग में देना पड़ेगा कि गुड्स जो हैं उसकी पोजेशन में हैं या इस टाइम पे कहाँ पे हैं। उसकी लेटर जो है वो उसको पोस्ट करनी पड़ेगी राइटिंग में लिख के, अगर वो इन्फॉर्मेशन सेलर मांगता है कि अभी इस टाइम गुड्स कहाँ हैं। राइट्स ऑफ हायरर इन केस ऑफ सीज ऑफ गुड्स बाय ऑनर। अगर हायरर जो है उसकी जो गुड्स थी वो जो ऑनर है वो सीज़ कर लेता है, जब्त कर लेता है, वापस रख लेता है, तो उस केस में हायरर के पास क्या राइट्स हैं। वेयर द ऑनर सीजेज अंडर क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 19 द गुड्स लेट अंडर ए हायर परचेज एग्रीमेंट, द हायरर में रिकवर फ्रॉम द ऑनर द अमाउंट इफ एनी बाय विच द हायरर परचेज प्राइस फॉल्स शॉर्ट
of the aggregate of the following amount, namely the amount paid in respect of the hire purchase price up to the date of सीज। तो कहता है हायरर के पास राइट है कि वो अमाउंट वापस ले सकता है अगर ऑनर गुड्स है वो जो सीज कर लेता है। कौन सी? वैल्यू ऑफ द गुड्स ऑन द डेट ऑफ सीजर जो है। तो पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कैसे कहता है इन कैलकुलेट करनी है, दैट कैन बी रीजनेबली कंटेन प्राइस द ऑनर ऑफ द सीजिंग द गुड्स एनी अमाउंट रीजनेबली एक्सपेंडेड, वो माइनस कर देनी है टोटल जो प्राइस है वैल्यू ऑफ द गुड्स है उसमें से। अगर कोई खर्चा उसकी स्टोरेज पे, उसकी रिपेयर के, उसकी मेंटेनेंस पे सेलर खर्च करता है जो गुड्स उसने सीज की हैं, तो वो खर्चे माइनस करके उसके बाद जो प्राइस है वो हायरर जो है वो वापस ले मांग सकता है। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ ऑनर टू टर्मिनेट हायर परचेज एग्रीमेंट फॉर डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट। और हायर परचेजर जो है वो अगर गुड्स हैं जो हायरर हैं जो उससे टर्मिनेट करना चाहता है ऑनर कॉन्ट्रैक्ट को, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, अनऑथराइज यूज़ हो सकता है उसका, ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन हो सकता है, तो उन केसेस में राइट है ऑनर के पास। वेयर ए हायरर मेक्स मोर देन वन डिफ़ॉल्ट इन द पेमेंट, में एक से ज़्यादा बार डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट करने में, और जो गुड्स हैं उसकी में कोई ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट में और उसके नोटिस में आती हैं कि ये वाला जो ब्रीच है ये कर रहा है, तो उसकी एक हफ्ता पहले उसने टर्मिनेट करने से पहले नोटिस देना है कि यू आर नॉट यूजिंग द गुड्स, जो है प्रॉपरली नहीं कर रहे, जो आप पेमेंट है जो प्रॉपरली नहीं दे रहे तो मैं गुड्स आपकी सीज कर सकता हूँ। तो उससे पहले उसने नोटिस है जो उसको देना है। नेक्स्ट है राइट ऑफ ऑनर ऑफ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का राइट ऑनर के पास है। वेयर ए हायर परचेज एग्रीमेंट इज टर्मिनेटेड अंडर द एक्ट देन द ऑनर शैल बी इंटाइटल टू डू रिटेन द हायर विच वॉज ऑलरेडी, जो पे हो गया है वो रखेगा और जो ड्यू बनता है वो आगे जो हायरर है उससे मांग सकता है अगर ड्यू बनती है कोई इंस्टॉलमेंट उसकी लेनी। रिलीफ अगेंस्ट टर्मिनेशन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ हायरर, कहता कि वैसे तो नॉन पेमेंट के केस में अगर एक से ज़्यादा बार नॉन पेमेंट के करता है हायरर तो ऑनर है जो वो टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन रिलीफ मिला हुआ है बायर को टर्मिनेशन का नॉन पेमेंट के अगेंस्ट अगर इंस्टीट्यूट अगर केस कर देता है सेलर है जो वो हायरर के ऊपर ऑनर जो है कि रिकवरी ऑफ जो है गुड्स मैं करना चाहता हूँ, तो केस की जब हायरिंग होती है और जो हायरर है वो पे करने के लिए तैयार हो जाता है, जब पे कर देता है, जब पे करने के लिए तैयार हो जाता है ऑनर को, तो जो हायरर है वो गुड्स है जो उसको कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके गुड्स वापस नहीं ले सकता। रिलीफ अगेंस्ट टर्मिनेशन फॉर अनऑथराइज एक्ट और ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन, इसी तरीके से अगर जो हायरर है कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस अगेंस्ट रिलीफ है कि टर्मिनेट नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट जो ऑनर है। कब? नो सूट और एप्लीकेशन बाय द ऑनर अगेंस्ट द हायरर फॉर रिकवरी ऑफ द गुड शैल लाई अनलेस एंड अनटिल द ऑनर हैज़ सर्व्ड ऑन द हायरर ए नोटिस, राइटिंग में उसने दिया हो कि तुमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो कर रहे हो, ब्रीच ऑफ एक्ट कर रहे हो, तो इसको आप ठीक कर लो। रेमेडी अगर वो कर देता है तो फिर उसके जो रिलीफ उसको मिल गया हायरर को कि जो ऑनर है वो टर्मिनेट नहीं कर सकता क्योंकि उसने रिटर्न जो उसको दिया था उसके अकॉर्डिंग उसने उस एक्ट को ठीक कर लिया है जो गलती वो कर रहा था। लेकिन अगर जो हायरर है रेमेडी है जो वो हायरर फेल हो जाता है विद इन द 30 डेज जब उसको नोटिस मिला था उसके बाद भी उस गलती को वो ठीक नहीं करता या रुकता नहीं ब्रीच ऑफ एक्ट के, तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है एग्रीमेंट को सेलर जो ऑनर है। नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ प्राइस अदरवाइज देन बाय पेमेंट ऑफ मनी। तो पेमेंट ऑफ जो हायर परचेज है वो मनी के अलावा भी किसी और टर्म्स में की जा सकती है, उसको हायर परचेज मनी का पार्ट ही माना जाएगा। अदर देन मनी वैल्यू हो सकती है, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो सकती है, चेक के थ्रू हो सकती है, ड्राफ्ट के थ्रू हो सकती है, या कोई गुड्स गोल्ड वगैरह के थ्रू, तो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी ऑफ हायरर एक्सेट्रा। तो जो हायरर पर्सन है अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में सेक्शन 25 के अंडर क्या रूल्स हैं? वेयर ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द हायर परचेज एग्रीमेंट द हायरर इज अर्जर्ड इंसॉल्वेंट अंडर एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंसॉल्वेंसी फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो ऑफिशियल रिसीवर आएगा जो सारा हैंडल करेगा इंसॉल्वेंट होने के बाद, और वेयर द हायरर इज ए कंपनी देन इन द इवेंट ऑफ द कंपनी बीइंग वाउंड अप जो लिक्विडेटर आएगा शैल हैव इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स विच आर द पोजेशन ऑफ द हायरर, जो है वो गुड्स सारी उसके पास चली जाएंगी लिक्विडेटर के पास अंडर द एग्रीमेंट, एंड द सेम राइट एंड ऑब्लिगेशन जो हायरर की हैं वो उस लिक्विडेटर उस जो हमारा रिसीवर है ऑफिशियल उसकी बन जाएंगी।
नेक्स्ट है सक्सेसिव हायर परचेज एग्रीमेंट्स बिटवीन सेम पार्टीज। अगर एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स हैं जो हायर परचेज एग्रीमेंट के दोनों पार्टीज़ में हो जाते हैं, मान लो कि एक गुड्स के लिए पहले उसने एक एग्रीमेंट किया था हायर परचेज का, बाद में और गुड्स भी ले लेता है, उनका भी हायर परचेज एग्रीमेंट कर लेता है, और या फिर इन चीज़ों को बीच में मिला के उसका अलग से दोबारा से एक कर लेता है, तो जो पहले वाला हायर परचेज का एग्रीमेंट हुआ था उसके राइट ड्यूटीज़ हैं जो वो ऑब्लिगेशंस ख़त्म नहीं हुई, उसको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ एडवर्स डिटेंशन इज सूट और एप्लीकेशन टू रिकवर पोजेशन ऑफ गुड्स। तो कहता है एविडेंस ऑफ एडवर्स डिटेंशन का है कि जब भी कहता है कोई सूट या एप्लीकेशन ऑनर ने दी है गुड्स के बारे में अंडर ए हायर परचेज एग्रीमेंट टू इन्फोर्स करने का कि मैं गुड्स की पोजेशन है जो हायरर से वापस लेना चाहता हूँ, द ऑनर प्रूव्स दैट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सूट और एप्लीकेशन आफ्टर द राइट टू रिकवर पोजेशन ऑफ द गुड्स एक्योर्ड द ऑनर मेड ए रिक्वेस्ट राइटिंग में हायरर को कियो कि गुड्स हैं जो वो तू मेरे को सरेंडर कर दे, क्योंकि गुड्स है जो तू उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहा या ब्रीच ऑफ एक्ट है जो कर रहा है। अगर वो नहीं करता तो वो सूट है जो अगेंस्ट जो केस है वो नहीं कर सकता उतनी देर तक जब तक उसको राइटिंग में इसका जवाब नहीं ले सकता या इन्फॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट हायरर्स रिफ्यूज़ल टू सरेंडर गुड्स नॉट टू बी कन्वर्जन इन सर्टन केसेस। तो कई बार जो हायरर है वो रिफ्यूज़ हो जाता है, रिफ्यूज़ कर देता है गुड्स सरेंडर करने को, तो उस केसेस में इफ़ ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन टू विच द इन्फोर्समेंट बाय एन ऑनर के रिकवर करना चाहता है गुड्स को अपनी पोजेशन में लेना चाहता है हायरर से, तो जो रिफ्यूज़ कर देता है हायरर कि मैं पोजेशन नहीं दूंगा गुड्स की ऑनर को, द हायरर शैल नॉट बाय रीज़न ओनली बी सच रिफ्यूज़ल बी लायबल टू द ऑनर फॉर कन्वर्जन ऑफ गुड्स। तो कहता सिर्फ रिफ्यूज़ल कर देना ही कन्वर्जन ऑफ गुड्स के बराबर नहीं है, तो उसको आगे वो उसकी डीलिंग आपस में कर सकता है। नेक्स्ट है सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 29। एनी नोटिस रिक्वायर्ड और अथराइज जो भी देना है हायर परचेज के एग्रीमेंट में, सो सर्व्ड एज गिवन डिलीवर्ड टू हिम बाय पर्सनली और सेंडिंग हिम टू बाय पोस्ट। जो भी एक दूसरे को उन्होंने करनी है वो बाय पोस्ट करनी है या पर्सनली करनी है, किस एड्रेस पे, जो उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस पहले वाला आपको पता है उसके बारे में। एक्ट नॉट टू अप्लाई टू एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स। द एक्ट जो है वो हायर परचेज एग्रीमेंट जो आया इन एग्जिस्टेंस, जो एक्ट बना सेल ऑफ गुड एक्ट, उसके आने से पहले की अगर कोई हाई परचेज एग्रीमेंट है तो उन पे ये सारे रूल्स हैं जो एक्ट के अप्लाई नहीं होते। तो ये था बेटा आपका हायर परचेज एग्रीमेंट। तो यहाँ तक बेटा आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट है जो ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स हैं जो वो आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।